हेलो एंड वेलकम एवरीबॉडी टू अनदर सेशन ऑफ करंट अफेयर्स। मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बढ़िया होंगे और आज के इस दूसरे सेशन के लिए आप रेडी होंगे। करंट अफेयर्स का ये सेशन है एंड एज यू ऑल नो कि इट इज़ इम्पॉर्टेंट अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं फॉर सिविल सर्विसेज एग्जाम, चाहे वो यूपीएससी का आने वाला प्रीलिम्स हो या किसी स्टेट पीसीएस की तैयारी हो। तो चलिए आज कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। क्वेश्चंस बहुत सारे ऑलरेडी हम कर चुके हैं, तो वीकेंड पे हम क्वेश्चंस को लेंगे। लेट अस सी कि न्यूज़ में क्या है। सबसे पहला और एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो अभी चल रहा है, दैट इज अबाउट जेंडर आइडेंटिटी। अब जेंडर आइडेंटिटी जो है वो स्टेट डिसाइड करने वाली है। क्या मतलब है इस न्यूज़ का? देखिए, अभी हाल ही में न्यूज़ आई है कि जो ट्रांसजेंडर पर्सन्स एक्ट है दैट हैड कम इन 2019, राइट, तो उसमें ना कुछ अमेंडमेंट की बात हुई है। सबसे पहला आप सभी को पता होना चाहिए ट्रांसजेंडर कौन होते हैं। ट्रांसजेंडर वो लोग होते हैं जिनकी जेंडर आइडेंटिटी मतलब अंदर से जो वो खुद को फील करते हैं, राइट, जो उनके समय जन्म के समय पर दिया गया जो जेंडर है दैट इज मेल और फीमेल, इससे मैच नहीं करता। तो सिंपल लैंग्वेज में कहूँ तो अगर किसी का जो बर्थ है वो मेल बॉडी में हुआ हो लेकिन वो खुद को फीमेल या डिफरेंट जेंडर जैसा फील करता है, उसको ट्रांसजेंडर कहते हैं। और वाइस वर्सा, राइट, या किसी का जन्म फीमेल बॉडी में हुआ हो लेकिन वो खुद को मेल या डिफरेंट जेंडर फील कर रहा है, तो जेंडर आइडेंटिटी सिंपल सा है कि हु एम आई, है ना। तो ये बायोलॉजी, ये बॉडी बायोलॉजिकल चीजों से अलग हो सकता है। सो यही चीज है। अभी सिंपल सी जो न्यूज निकल के आई है वो ये है कि गवर्नमेंट ने ट्रांसजेंडर पर्सन एक्ट 2019 को अमेंड करने का प्रपोजल दिया है। बट इसके साथ सबसे मेजर इशू जो है वो ये है कि स्टेट का कंट्रोल वर्सेस इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, ये डिबेट चल गया है। मतलब पहले ये सिस्टम था कि मैं कौन हूँ, एज इन हु एम आई, या तो मैं मेल फीमेल या ट्रांस, ये डिसीजन ना एक इंडिविजुअल का हुआ करता था, है ना, कि मेरी आइडेंटिटी क्या है, राइट। बट अब इस डिसीजन का जो कंट्रोल है ये स्टेट के पास चला जाएगा। स्टेट डिसाइड करेगी तुम्हारी जेंडर आइडेंटिटी। तो क्या आपको लगता है कि ये ऑफ कोर्स राइट्स वर्सेस कंट्रोल का डिबेट है ना। हमसे हमारी ऑटोनॉमी जो है वो एक तरह से ली जा रही है। तो ये अभी जो है वो आपका कंटेक्स्ट रहा है। बैकग्राउंड क्या है देखो, इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट केस है वो नालसा जजमेंट का है। आपने सुना भी होगा, नेशनल लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट, राइट। तो की प्रिंसिपल ये थे कि सेल्फ आइडेंटिफाई मतलब मैं कौन हूँ, ये हमारा एक फंडामेंटल राइट है ना, राइट टू सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, राइट। और ट्रांसजेंडर का मतलब होता है थर्ड जेंडर का रिकॉग्निशन, और उनके पास भी वही राइट्स हैं। लाइक उनके पास खुद की डिग्निटी होना, उनको इक्वालिटी मिलना, उनके साथ नॉन डिस्क्रिमिनेशन होना। तो ये सारे की प्रिंसिपल हैं। बट सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला उस समय पर कि तुम अपनी जेंडर खुद डिसाइड कर सकते हो, गवर्नमेंट जो है वो इंटरफेयर नहीं करेगी, राइट। तो ये कब का है जजमेंट? ये है आपका 2014 का जजमेंट। अब देखो जो चेंजेस प्रपोज किए गए हैं इन द अमेंडमेंट बिल, ये चेंजेस क्या हैं? सबसे पहला सेल्फ आइडेंटिफिकेशन, मतलब क्या कि पहले सेल्फ डिक्लेरेशन इनफ था। अब क्या होने वाला है, ये चेंज होगा कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो होंगे वो मैंडेट कर दिया है कि उनका अप्रूवल मैंडेटरी होगा। मतलब अब आपकी आइडेंटिटी स्टेट डिसाइड करेगी। आप जाओगे और बोलोगे सर मुझे सर्टिफिकेट दो कि मैं फीमेल हूँ या मैं मेल हूँ या फिर मैं ट्रांसजेंडर हूँ, समझ पा रहे हैं? तो ये आपको बोलना पड़ेगा एंड दैट इज गोइंग टू वायलेट योर डिग्निटी। आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर वायलेट हो रही है। जेंडर आइडेंटिटी क्योंकि यहाँ स्टेट कंट्रोल होने वाली है, जो कि राइट टू लाइफ, राइट टू डिग्निटी, पर्सनल लिबर्टी एंड ऑफ कोर्स आर्टिकल 14 इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये दोनों चीजें यहाँ वॉयलेट होती हुई दिखाई दे रही है। दूसरी चीज यहाँ पे मेजर इशू है वो प्राइवेसी और बॉडीली ऑटोनॉमी है, राइट। क्योंकि यहाँ पर जेंडर अफर्मिंग सर्जरी कराना, मतलब बोल सकते हैं कि जेंडर क्या है, राइट, उसको एक तरह से अफर्म करने के लिए, डिसाइड करने के लिए, कंफर्म करने के लिए सर्जरी रिपोर्ट कराना मैंडेटरी है। नाउ अगेन दिस इज इन कॉन्फ्लिक्ट विद केस पुट्टास्वामी जजमेंट। केस पुट्टास्वामी आप जानते ही हैं कि केस पुट्टास्वामी के अंदर राइट टू प्राइवेसी को हमने फंडामेंटल राइट माना है।
तो आप देखिए कि कितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। एक तरह से ये आपकी मेडिकल प्राइवेसी जो है, जस्ट अ सेकेंड, मेडिकल प्राइवेसी जो है उसका भी क्या होने वाला है, वायलेशन होने वाला है, राइट। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। दूसरी चीज यहाँ पर आपकी अपनी बॉडी पे जो ऑटोनॉमी है, जो अधिकार है, राइट, तो ये भी यहाँ पर क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। दूसरी चीज कि आप खुद ही सोचिए कि आपकी पर्सनल मेडिकल इंफॉर्मेशन भी गवर्नमेंट को आपको देनी पड़ेगी, तो यहाँ स्टेट का इंटरफेरेंस होना कितना ज्यादा गलत है, इजंट इट। सो ये एक चीज है। तीसरा, क्रिमिनलाइजेशन के जो प्रोविजंस है, क्रिमिनलाइजेशन के कैसे कि इन्होंने ना टर्म्स को भी बहुत अच्छे से डिफाइन नहीं किया है, लाइक अनड्यू इन्फ्लुएंस, अल्यूरमेंट, मतलब इस बिल के अंदर कुछ कुछ ऐसी चीजें हैं। अब रिस्क क्या है कि जो एनजीओज हैं, डॉक्टर्स हैं, फैमिलीज, ये भी पनिश हो सकते हैं, राइट। तो अब अगर किसी में डर पैदा हो रहा है तो उनको हेल्थ केयर का जो एक्सेस है वो ही कम हो जाएगा, है ना। तो आप इक्वालिटी से जो इक्विटी का ड्रीम लेके चलते हैं वो तो ऑलरेडी यहाँ पर हमें लिमिट होता हुआ दिख रहा है। जो मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी है, चाहे वो ट्रांसजेंडर हो या कोई भी हो, राइट, वो और ज़्यादा मार्जिनलाइज्ड हो जाएंगे, वो सोसाइटी से बिछड़ जाएंगे, एक्सक्लूडेड फील करेंगे। तो यहाँ पे ये बड़ा इशू है कि कोई हेल्प भी कर रहा है, चाहे वो एनजीओ हो, डॉक्टर हो, उनको भी क्रिमिनल बना सकते हैं, है ना। तो लोग हेल्प लेने से डरेंगे। तो ये एक चीज है। इसके अलावा क्या है, डिस्क्रिमिनेटरी पीनल प्रोविजंस भी यहाँ बने हैं, मतलब कि ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट क्राइम्स के पनिशमेंट कम है ना। आप ये सब इम्प्लीमेंट कर रहे हो, बट अगर एक्चुअल में इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो रहा हो, किसका अगर वायलेशन होता है, उनके अगेंस्ट कोई क्राइम होता है तो, बट आप देख सकते हो कि आर्टिकल 14 का वायलेशन जो हो रहा है, राइट, वो यहाँ पर एक बड़ा प्रॉब्लम है। सेम क्राइम पर इनको अलग पनिशमेंट है, तो इक्वालिटी के कहीं ना कहीं अगेंस्ट है। तो ट्रांसजेंडर के अगेंस्ट बहुत वीकन है जो भी यहाँ पर लॉज या फिर प्रिंसिपल्स बनाए हैं। तो ये कुछ प्रॉब्लम्स रही। अब जुडिशियल प्रिंसिपल्स जो इन्वॉल्व हैं, जिसमें देखिए नालसा जो एक्ट हम देखते हैं, जिसमें सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को रिकग्नाइज करना ये फंडामेंटल राइट, ये जजमेंट ही आया था, है ना। और ये भी बात हुई थी कि ट्रांसजेंडर को रिजर्वेशन भी मिलेगा। दे डायरेक्टेड गवर्नमेंट टू ट्रीट ट्रांसजेंडर एज सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। इसके बाद 2017 में पुट्टास्वामी जजमेंट आया, जिसमें राइट टू प्राइवेसी को भी फंडामेंटल यहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया, राइट, कि हर किसी को अपनी बॉडी पे अधिकार है, डिसीजन लेने का अधिकार है। यही नहीं, जो योग्यकर्ता प्रिंसिपल्स हैं, अगर हम बात करें योग्यकर्ता, राइट, जिसमें की सेल्फ आइडेंटिफिकेशन को सपोर्ट किया जाता है कि आप किसी पे भी कोई भी प्रोसीजर फोर्स नहीं कर सकते। ग्लोबल लेवल पे भी बोला गया है कि आपकी आइडेंटिटी, आप खुद को क्या मानते हो, वो आपका एक पर्सनल चॉइस है, आपको कोई इम्पोज नहीं कर सकता कि आप कौन हो। बट यहाँ पर ये बिल जो है इस तरह की थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्टिंग नेचर का हम देख पा रहे हैं। तो यही थी आपकी पहली न्यूज़। समरी की बात करें तो क्या क्या समरी है कि ट्रांसजेंडर जो अमेंडमेंट बिल यहाँ पेश किया गया है उसके अनुसार स्टेट का सर्टिफिकेशन मैंडेटरी है, राइट, प्राइवेसी का इंट्रूजन हो रहा है, क्रिमिनलाइजेशन को बहुत सही से डिफाइन नहीं किया है, और पनिशमेंट भी अनइक्वल है, जो कि इंस्टीट्यूशनल डिस्क्रिमिनेशन को दिखाता है। यही सवाल अगर आपके मेंस में आता है, राइट, तो आप वे फॉरवर्ड के थ्रू से कंक्लूड कर सकते हैं कि हमें रीस्टोर करना होगा इसका प्रिंसिपल। आपको जुडिशियल ओवरसाइट जो है वो इंश्योर करनी होगी, इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन हो, एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉज को आप और ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाएं, इक्वलाइज करें स्टैंडर्ड्स को, राइट, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन जो है वो यहाँ पर इन्वॉल्व की जाए पॉलिसी में। सो दैट वाज अबाउट फर्स्ट न्यूज़। सेकेंड न्यूज़ वी हैव इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस अगेन, इंडियाज न्यू क्लाइमेट टारगेट्स आर मॉडेस्ट बट सिग्निफिकेंट। क्या है ये न्यूज़, बहुत ही ज़रूरी है हम सबके लिए जानना। देखिए, इंडिया ने 2035 के लिए क्लाइमेट टारगेट्स, क्लाइमेट गोल्स जो हैं वो यहाँ पर अनाउंस किए हैं अंडर पेरिस एग्रीमेंट, ठीक है। ये है एज अ पार्ट ऑफ एनडीसी। एनडीसी मीन्स हर एक कंट्री डिसाइड करती है अपना क्लाइमेट एक्शन, है ना। नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन के तहत इंडिया ने ये डिसाइड किया है कि हर कंट्री अपना खुद टारगेट सेट करती है, तो इंडिया ने भी अपने टारगेट्स को अपग्रेड किया है, राइट, फॉर 2035। चलिए देखते हैं। अच्छा, आप लोग मुझे थोड़ा सा समरी में बताएंगे कि आप पेरिस एग्रीमेंट के बारे में क्या क्या चीज़ें जो है वो जानते हैं, राइट, कब ये आया था और
किसके साथ इंडिया ने इसे इम्प्लीमेंट किया था? देखो, अब इंडिया के जो मेजर 3 टारगेट है 2035 तक के लिए, वो सबसे पहला है क्लीन एनर्जी टारगेट। मतलब क्या बोल रहे हैं हम कि 60% इलेक्ट्रिसिटी जो होगी वो नॉन फॉसिल फ्यूल से होगी। पहले ये 50% थी, मतलब कोल कम होगा, सोलर, विंड, या फिर आप कहें तो रिन्यूएबल, जिसे आप नॉन कन्वेंशनल एनर्जी भी कहते हैं, हम ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ये। सोलर, सूरज से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, राइट, ऑल ऑफ दीज, जियोथर्मल एनर्जी, ये सब है। तो पहला क्लीन एनर्जी टारगेट 60%। दूसरा जो है रिडक्शन इन एमिशंस इंटेंसिटी, राइट, रिडक्शन मतलब जो आपका निकलता है पोल्यूशन, जो आप जलाते हैं कोई भी, तो एनर्जी के थ्रू जो पोल्यूशन होता है, राइट, स्पेसिफिकली कोल की वजह से, तो उसमें 47% का रिडक्शन लाएंगे। पहले 45% का टारगेट रहा है, 2030 तक का 47% है, राइट। इमिशन जो इंटेंसिटी है दैट इज पॉपुलेशन पर यूनिट ऑफ, वी कैन से जीडीपी, तो मतलब जीडीपी बढ़ेगा बट पोल्यूशन कम होगा। देन थर्ड मेजर टारगेट इज कार्बन सिंक। सिंक मतलब सोख लेना किसी चीज को। तो ये बोल रहे हैं कि 3.5 से 4 बिलियन टन्स जो है CO2 हम एब्जॉर्ब करेंगे। फॉरेस्ट और ट्री कवर, मतलब फॉरेस्ट हम जानते हैं कार्बन को सोख लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। फॉरेस्ट एंड ट्रीज, वेटलैंड्स, ये सब काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं हमारे इकोसिस्टम में एज अ कार्बन सिंक। तो ये 3 मेजर टारगेट्स हैं। पहला क्या है? क्लीन एनर्जी टारगेट, जिसकी क्या कैपेसिटी रखी है? 60%। रिडक्शन इन एमिशन लेवल एंड कार्बन सिंक क्रिएशन, ये पूरा न्यूज में दिया गया है, ये आप देखें। बात आती है ये इंपॉर्टेंट क्यों है टारगेट्स? हम जानते हैं कि ऑफ कोर्स पेरिस एग्रीमेंट का रूल है, राइट, कंट्रीज, इंडिया कंप्लायंट है उसका, एंड हमें थोड़ा सा देखना चाहिए, बढ़ना चाहिए, एम्बिशियस रहना चाहिए, और इंडिया परफॉर्म कर भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी के जो टारगेट्स हैं हम ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। वी आर ओवर परफॉर्मिंग, नॉट अंडर परफॉर्मिंग। तो ये बहुत अच्छी बात है इंडिया के लिए, है ना। उसके अलावा ग्लोबल कंटेक्स्ट देखें, अगर मेंस में आप कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देखा जाए तो आप इंक्लूड कर सकते हैं कि टारगेट्स अग्रेसिव नहीं है, वेरी मॉडेस्ट, रियलिस्टिक है, अचीवेबल है ना। और यूएसए जो है, अब आप देख पा रहे हैं यूएसए का क्या टेक है यहाँ पे, वो फिर से ना ऑयल एंड गैस में शिफ्ट हो रहा है, रिन्यूएबल से दूर जा रहा है। तो ग्लोबल जो क्लाइमेट एफर्ट है वो धीरे धीरे स्लो डाउन हो रहे हैं। बहुत सारे देश अभी मिडिल ईस्ट का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा वरिड हैं। इंडिया की पोजीशन देखिए, हम क्लीन एनर्जी सपोर्ट करते हैं, हम कंटिन्यूसली क्लाइमेट के कमिटमेंट्स को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वी आर इमर्जिंग एज अ रिस्पॉन्सिबल ग्लोबल क्लाइमेट लीडर। यहाँ पे एक एक्सपर्ट आते हैं, साइमन स्टील, इनका कहना है कि इंडिया के जो टारगेट है बहुत इंपॉर्टेंट है ग्लोबली। वाई? ऑफकोर्स इंडिया की जो पोजीशन है आज के समय पर, चाहे वो हमारी स्ट्रैटेजिक पोजीशन हो, राइट, चाहे वो हमारे यहाँ का मार्केट हो, चाहे बिकॉज वी आर वन ऑफ द लार्जेस्ट पॉपुलेटेड कंट्रीज इन द वर्ल्ड, हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड भी जो है, राइट, वो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है। तो ये सारी बातें जो है वो हमें शो करती है। और एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट वी आर ओवर परफॉर्मिंग, हम ऑलरेडी बहुत अच्छा रिलायबिलिटी के साथ यहाँ पर चीज़ों को परफॉर्म कर रहे हैं, टारगेट्स को पूरा कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें हैं, बट कुछ क्रिटिसिजम्स भी आ जाते हैं, है ना, क्लाइमेट टारगेट्स को लेके। जैसे कि क्या क्रिटिसिज्म है कि टारगेट्स इतने एम्बिशियस नहीं है, 70% अब हमारा पोटेंशियल है, राइट, बट हमने 60% ही सेट किया है, तो थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो। एंड क्लाइमेट फाइनेंस इशू से भी रिलेटेड है कि डेवलप्ड कंट्रीज़ ने इतना प्रॉमिस किया है, डेवलपिंग कंट्रीज़ ने इतना डिमांड किया है, तो इतना पैसा नहीं मिल पा रहा है डेवलपिंग देशों को, राइट, कि वो रिन्यूएबल एनर्जी या ग्रीन एनर्जीज को प्रमोट कर पाए। इंडिया इज़ ऑल्सो डिसअपॉइंटेड कि लेस मनी है तो थोड़ा सा क्लाइमेट एम्बिशन भी हमारा कम हो जाता है। ये सो ये हमारी दूसरी न्यूज़ थी। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। ठीक है, पहली न्यूज़ किसके बारे में थी, थोड़ा सा रिकॉल करें। पहली न्यूज़ ट्रांसजेंडर अमेंडमेंट बिल, उसमें क्या क्या यहाँ पर चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, राइट, उसके बारे में, जो इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस है उससे रिलेटेड। एंड फिर हमने देखा कि क्या हमारे क्लीन एनर्जी के टारगेट्स रहे हैं। अब आइए तीसरी न्यूज पे। वेस्ट एशिया वॉर इज वार्निंग। वेस्ट एशिया का वॉर तो चल रहा है, बट इससे ना कुछ कुछ रियलिटीज हमारे सामने आती है। और ये रियलिटी कि इंडिया की जो एनर्जी सिक्योरिटी हम देख रहे हैं, एलपीजी का क्राइसिस है, ऑयल का क्राइसिस है, क्रूड ऑयल का क्राइसिस है, नेचुरल गैस का क्राइसिस है। तो ये देखा जा रहा है कि एनर्जी इनसिक्योरिटी ये है ना हमारे देश में परमानेंट है। ऐसा नहीं कि वेस्ट एशिया में अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है तभी इंडिया ये फेस कर रहा है, राइट, इट इज नॉट टेम्पररी। क्यों है हम एनर्जी इनसिक्योर? क्योंकि हम इम्पोर्ट डिपेंडेंट कंट्री बहुत ज़्यादा है, स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू क्रूड ऑयल। हम हमारा 85% से ज़्यादा
जो क्रूड ऑयल है वो इम्पोर्ट करते हैं और मिडल ईस्ट पे सबसे ज़्यादा डिपेंडेंट है, राइट। तो कुछ भी हो, अनस्टेबिलिटी होती है इस रीजन में, वॉर हो, कॉन्फ्लिक्ट, ऑयल प्राइसेस बढ़ेगा, सप्लाई डिसरप्ट करती है और उसकी वजह से हमारे देश में महंगाई बढ़ेगी, हमारे देश में जो सरकार है उन पर फिस्कल बर्डन बढ़ेगा, क्योंकि हम इम्पोर्ट एक्सपोर्ट किस में कर रहे हैं, डॉलर में कर रहे हैं, राइट। रुपी जो है वो ऑलरेडी डिप्रीशिएटेड है, सिंपल सी बात है, तो जो इंपोर्ट करेंगे वो महंगा होगा, राइट। करंट अकाउंट डेफिसिट बढ़ता है। तो ये सारी चीजें हम देख पा रहे हैं। तो आर्टिकल में ये कहना है कि ये जो क्राइसिस है ना, इसको वी शुड टेक इट एज अ अपॉर्चुनिटी। जैसे आपने देखा होगा कोविड-19 आया, now it was a crisis, but somebody used this and took it as an opportunity to build something bigger and better. तो ये crisis ना opportunity में convert हो सकता है, like a blessing in disguise, कि इंडिया जो है वो अपने imports पर डिपेंडेंसी कम कर सकता है और खुद एनर्जी इंडिपेंडेंट हो सकता है, सेल्फ रिलायंट हो सकता है। जस्ट लाइक हम फूड सिक्योर नेशन हुए हैं, इतने सिक्योर है कि आज हम खाना, एक समय पर ऐसा था कि हमारे पास खाने के दाने नहीं थे, आज हम खाना एक्सपोर्ट करते हैं पूरी दुनिया में और हम फुल्ली फ्लेज्ड मतलब सिक्योर भी हैं। तो उसी तरीके से हम एनर्जी पे भी काम कर सकते हैं। अब सॉल्यूशंस क्या है, क्योंकि बात आती है कर पोटेंशियल बहुत है, कैपेसिटी बहुत है, बट जब आंसर लिखने की बात आती है तो हम बैकग्राउंड से शुरू करते हैं, राइट। हम देखते हैं कि होप क्या है, व्हाट कुड बी द सॉल्यूशन, और फिर हम ना यहाँ पर कुछ वेज निकालते हैं। सबसे पहला आप क्या करो, क्योंकि कोयला ये ऑलरेडी कंबशन, पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ा रहा है, तो रीन्यूएबल एनर्जी को स्केल अप करो। अभी करंट टारगेट हमारा 500 गीगावाट का है, इसको 1500 गीगावाट करो, है ना। चाइना ने वैसे भी बढ़ाया है 1600, अगर हम चाइना से कंपैरिजन करें, हमने सिर्फ 50 गीगावाट के लगभग बढ़ाया है। तो पॉलिसीज यहाँ पे अच्छे से प्रोक्योर करो, इन्फोर्स करो रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, मतलब लोगों पर ऑब्लिगेशंस लगाइए, सोलर पैनल्स में सब्सिडीज दीजिए, विंड टर्बाइंस वैसे तो ऑलरेडी सरकार करती है बट स्टिल। दूसरा कि ग्रिड इंफ्रास्ट्रक्चर आप यहाँ पे फिक्स कर सकते हैं, है ना, क्योंकि ट्रांसमिशन नहीं होता तो एनर्जी वेस्ट भी होती है। तो आप ट्रांसमिशन कॉरिडोर्स बना सकते हैं, मैनेजमेंट सिस्टम बना सकते हैं, एनर्जी स्टोरेज पे फोकस कर सकते हैं, क्योंकि रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब ये नहीं लगातार हमें मिलता है, इट इज इंटरमिटेंट, मतलब ऑन एंड ऑफ, है ना। सूरज जो है उसकी सीधी रेखाएं कुछ ही दूरी के लिए, मतलब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में अगर हम बात करें, राइट, तो पूरी हमारी जो सन के अराउंड अर्थ है वो रिवॉल्व हो रही है ना, तो स्ट्रेट जो रेज होती हैं वो हम देखते हैं कि अभी जैसे जून तक, 21 जून तक आप देखोगे कि सीधा सीधा आपकी सन की रेज आएगी, फिर वो नीचे की तरफ सदर्न हेमिस्फीयर में जाने लगेगी। तो सन ऑफ कोर्स हमारे ऊपर पड़ रहा है बट इतना इंटेंसिटी के साथ नहीं है, विंड्स भी कॉन्स्टेंटली इतना तेज नहीं चलती। तो हम स्टोर करके रखें, है ना, स्टोरेज कंपलसरी रखें और इन सिस्टम पर जीएसटी को भी रिड्यूस करें। हाउस होल्ड एनर्जी यूज को भी आप बदलाव कर सकते हो। एलपीजी, दैट इज लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ एलपीजी, सीएनजी, राइट, इन सब के बारे में ऑलरेडी, बट हम इसमें भी इम्पोर्ट डिपेंडेंट है, इसीलिए एलपीजी का क्राइसिस आ गया, लोगों ने होर्डिंग शुरू कर दी, है ना। और इतना क्राइसिस है नहीं, उससे ज़्यादा यहाँ पर हम देख सकते हैं कि लोगों ने पहले ही पैनिक होके एक साथ 5-5, 10-10 सिलेंडर अपने पास होर्डिंग करके रख लिए, तो सप्लाई यहाँ पर कम हो गई, राइट। सप्लाई कम हो गई, डिमांड ज़्यादा है, प्राइस बढ़ेगी, इन्फ्लेशन बढ़ता है। तो सब्सिडी, बल्क प्रोक्यूरमेंट जैसे उजाला स्कीम हमने देखा। फिर ट्रांसपोर्ट इलेक्ट्रिफिकेशन आप कर सकते हो। आप क्या कर सकते हो, यहाँ 100% इलेक्ट्रिक कर सकते हो कार्स को बाय 2030, कार एंड ट्रक्स को आप बाय 2035, है ना, 2 व्हीलर 3 व्हीलर को आप 2030 तक करो, इलेक्ट्रीफाई करने की कोशिश करें हम। बट प्रॉब्लम क्या है, आप खुद ने कभी ट्रैवल किया है तो इको सिस्टम जो है बैटरी चार्जिंग का, चार्जिंग स्टेशन का, वो काफ़ी यहाँ पर वीक है। तो पीएलआई स्कीम को आप रिफॉर्म कर सकते हो, इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर सकते हैं। न्यूक्लियर एनर्जी को आप एक्सपैंड करें, जो हमारा टारगेट है वो 100 गीगावाट का है बाय 2047, बट ये स्टेबल पावर है ना, आपको इंटरमिटेंट नहीं है, सन और विंड की तरह नॉन इंटरमिटेंट है, लगातार हमें चलेगी। तो आपको क्या करना है, प्राइवेट सेक्टर के पार्टिसिपेशन को इनकरेज करना है। क्रिटिकल मिनरल्स की स्ट्रैटेजी, हम अभी भी ग्लोबल सप्लाई चेन पे क्या है, डिपेंडेंट है। सोल्यूशन क्या है, डोमेस्टिक प्रोसेसिंग आप करें, स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप करें रिसोर्स रिच कंट्रीज के साथ। तो ये कहीं ना कहीं हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर हम देख सकते हैं मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, बहुत सारे ऐसे सोल्यूशंस हैं जो हम लेकर आ सकते हैं और इस क्राइसिस में हम ये सीख सकते हैं कि कैसे हम सेल्फ रिलायंट, आत्मनिर्भर बने, राइट। मैन्युफैक्चरिंग हब, ग्रीन फाइनेंस की बात करें तो क्या होता है कि समथिंग रिलेटेड टू इन्वायरमेंट, उसके लिए पैसा, फाइनेंस इज रिलेटेड विद मनी, तो हमें ट्रांजिशन के लिए पैसा भी बहुत चाहिए, तो आप ग्रीन बॉन्ड्स इशू कर सकते हो। लोग या मार्केट में वो लोग
द्वारा खरीदे जाएंगे, कार्बन मार्केट्स, ग्लोबल क्लाइमेट फंड्स इंकरेज कर सकते हैं। सो एंड ऑफ कोर्स गवर्नमेंट का तो रोल आता ही है कि हमें सेंटर, स्टेट्स, प्राइवेट सेक्टर के बीच में एक एफिशिएंट कोऑर्डिनेशन हो। तो ये सारी चीज़ें हैं कि देखिए वेस्ट एशिया में क्राइसिस है, हम बात कर रहे हैं, बट ऐसे ही क्राइसिस हमें कुछ चीज़ें सिखा जाते हैं और उससे हम बहुत कुछ सीख के आगे चेंजेस कर सकते हैं। इंडिया के पास बहुत अच्छी कैपेसिटी है, एंटरप्रेन्योरल कैपेसिटी ले लो, स्किल कैपेसिटी ले लो, पॉलिसीज़ के फ्लो का आप एक तरह से वेलोसिटी देख लीजिए, बट बस वही है कि इम्प्लीमेंटेशन इज़ द की ना। हमारे पास आइडियाज़ तो बहुत होते हैं पर वो इम्प्लीमेंट होते होते कई साल गुजर जाते हैं। फाइनेंसिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, ये जो बेसिक होता है किसी भी इंडस्ट्री को या किसी भी इकोनॉमी को ग्रो करने के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो बेसिक पिलर्स हैं, अगर हम उन पे ध्यान दें तो हम ये अचीव कर सकते हैं, राइट? सो दैट इज़ इट। तो चलिए आज हमने 3 न्यूज़ को कवर किया है, आप इसे एक्टिव रिकॉल करें। सबसे पहला हमने ट्रांसजेंडर रिलेटेड जो प्रपोज्ड चेंजेस आए हैं उनके बारे में बात करी, राइट? उसके बाद हमने कौन सी न्यूज़ देखी है, आप मुझे जल्दी से कमेंट्स में बताएं, जल्दी से बताएं अबाउट द 3 न्यू टारगेट्स दैट वी हैव कम अप। कौन से टारगेट्स? क्लीन एनर्जी के जो टारगेट्स रहे हैं हमारे बाय 2035। एंड एट लास्ट हमने देखा कि किस तरीके से जो वेस्ट एशिया का जो कॉन्फ्लिक्ट है वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी बन सकता है इफ़ यूज्ड वाइजली। सो इस तरीके से आप थोड़ा सा रिकॉल करते रहें एंड दैट इज़ इट फ्रॉम माय एंड। अगर आपको सेशन पसंद आया है तो आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, एंड इफ़ यू विश टू go through or if you want to give any other feedback आप वो भी मुझे दे सकते हैं। ओके, सो दैट इज़ इट। जल्द ही हम वीकली करंट अफेयर्स भी लेकर आने वाले हैं, सो स्टे ट्यून्ड, प्लीज सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। थैंक यू सो मच।